वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से पुनः आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग वन लाइनर टाइप के प्रश्न को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे 2021 से लेकर, याद रखेंगे 2021 से लेकर 2022 तक के जितने भी आपके पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर में बने हैं या जिनकी बनने की आपके आगामी एग्जाम में संभावना है, सबको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देर के हुए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सा मैं एक पीपीटी का श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए चलिए यहाँ से हम वन बाय वन करके सबको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सर्वप्रथम पहला प्रश्न है दोस्तों, टाइम न लगे इसके लिए मैंने लाया हूं कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। तो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस बोलते हैं या इसको विषाणु बोलते हैं हिंदी में। ये आपका प्रीवियस ईयर में बन चुका है। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कई बार ये प्रश्न बन चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष के 5 जून को मनाते हैं। और ये भी याद रखेंगे, एक प्रश्न और बनता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत बार ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बात करेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बना हुआ है। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो आपका 1973 में हुई थी। कब दोस्तों? तो आपका 1973 में हुई थी। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे बात करेंगे चिपको आंदोलन क्या है दोस्तों, याद रखेंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता या नेता कौन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता या नेता किसको बोला जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा को याद रखेंगे। उत्तराखंड का चमोली जिला और उसका रेडी गांव याद रखेंगे। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, चाहे आपका चिपको आंदोलन हो चाहे आपका अपिको आंदोलन हो, दोनों आंदोलन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो काशीरार होता है जिसको कांस्य बोलते हैं, किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो याद रखेंगे यह आपका किसके किसके दोस्तों, तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। किससे प्यारे? तांबा और टीन के मिश्रण से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं। तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्षोभ मंडल या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। याद रखेंगे। और इससे ऊपरी जो परत होती है उसको समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है दोस्तों, इसको क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं और यही मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है। काफी काफी महत्वपूर्ण है। ये आपका प्रश्न बन चुका है और जितने भी प्रश्न है ना, सबको आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका ओजोन परत है ना, वह आपका क्षोभ मंडल से जब ऊपर जाते हैं समताप मंडल पाई जाती है और समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत को याद रखेंगे, ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर को कवर किए होंगे, प्रीवियस ईयर को देखे होंगे तो आपको मिला होगा कि जो आपका समताप मंडल होता है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, स्ट्रेटोस्फियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है गंगा नदी कहां से निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये बात याद रखेंगे, भी प्रीवियस ईयर में बना हुआ है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों। तो याद रखेंगे मोर है। ये बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम 10 नंबर की बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है, आपको बता दें। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से 4 गैसें होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैसें उत्तरदायी होती है। चाहे आपका ये हो गया दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे आपका सीएफसी हो गया, चाहे आपका मीथेन हो गया, चाहे आपका N2O हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और ग्रीन हाउस गैस यही बनाया दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख गैस कौन होती है या सबसे ज्यादा गैस कौन पाई जाती है। तो याद रखिएगा, तुरंत बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर की बात करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है। ध्वनि प्रदूषण को जो मापने की इकाई होती है दोस्तों, याद रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे, याद रखिएगा, इसको हम लोग डेसिबल बोलने का काम करते हैं। आगे देखते हैं। 12 नंबर की बात करते हैं। बहुत बहुत जितने प्रश्न हैं, आपको लगता होगा जब आप लोग प्रीवियस ईयर को कवर किए होंगे तो बिल्कुल आपको समझदारी होगी कि एक काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग देख रहे हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और कहाँ है दोस्तों? तो ये आपके भारत के गुजरात में है। कहाँ पे दोस्तों? याद रखेंगे भारत के गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और गधों का अभ्यारण्य भी कहाँ है दोस्तों? तो ये भी आपका गुजरात में है। काफी दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टि से। चलिए आगे चलते हैं। प्लेग क्या है? ये प्रश्न आपका बन चुका है कि प्लेग क्या है। तो याद रखेंगे प्लेग जो होता है यह एक जीवाणु जनित बीमारी होती है। क्या होता है दोस्तों? तो प्लेग आपका एक जीवाणु जनित बीमारी होती है। अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, जो कि आपका एनसीईआरटी से बन जाता है। प्रश्न ये है कि सूर्यमणि को जंगल की बेटी क्यों कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे ये जो आप लोग सूर्यमणि का जो कहानी पढ़े हैं ना, ये जंगल को बचाने के लिए इसमें जितने भी विवरण मिले हैं, जंगल को बचाने का उद्देश्य ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है क्योंकि इन्हें झारखंड में जंगल को बचाने का आंदोलन चलाया था। कौन दोस्तों? सूर्यमणि। याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर की बात करते हैं। ये भी प्रीवियस में बना ही प्रश्न है कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है। सीएनजी जो होती है इसको वाहनी ईंधन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, यह जो होता है इसको हम लोग वाहन ईंधन बोलते हैं। और याद रखेंगे प्यारे, आप लोगों को पता है कि सीएनजी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं और हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलने का हम लोग नामकरण करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। सीएनजी और एलपीजी याद रखिएगा। एलपीजी ये याद रखेंगे। बीओडी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसका फुल फॉर्म बार बार पूछता है। एमआईसी का भी पूछ देता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखेंगे जिसका रिसाव हुआ था आपका वहां पे, कहां पे? भोपाल गैस त्रासदी में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। याद रखिएगा 13 नंबर की बात करते हैं कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है। जो एलपीजी गैस होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रसोई ईंधन के नाम से जानते हैं। जो आपकी प्यारे एलपीजी गैस होती है ना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूर्ण नाम होता है। और यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। किसका किसका दोस्तों? तो याद रखेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है एलपीजी गैस। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो रसोई घर में करते हैं। और यह एक स्वच्छ ईंधन होता है और ये जलने के बाद कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता है। ये प्रश्न संबंधित आपका बन चुका है एक बार का प्रश्न। आगे देखते हैं। अगला बात करेंगे प्यारे 17 नंबर की। जो अम्लीय वर्षा है, जो एसिड रेन है, वह किसके लिए उत्तरदायी है? याद रखेंगे जो अम्लीय वर्षा होती है ना, एसिड रेन के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे इसका कई बार पीएच मान पूछता है दोस्तों। पीएच मान से हम लोग क्या करते हैं? अम्ल और क्षार की पहचान बताते हैं। और याद रखेंगे सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और याद रखेंगे जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उस विलयन को अम्लीय बोलते हैं। और आपको पता है कि जो अम्लीय वर्षा होता है ना, 4.2 से लेकर 4.4 के मध्य इसका पीएच मान होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, और अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं दोस्तों, ये उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं 18 नंबर की बात करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बहुत वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। जितने भी प्रश्न आपको करा रहे हैं ना, बिल्कुल सारे प्रश्न को देखिए। लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न काफी कम समय में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बहुत कम समय में हम प्रश्न को कवर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं। अगला बात करेंगे प्यारे 19 नंबर की। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो ये प्रोसेस होती है वह किस रंग में सबसे अधिक होती है? आपको बताया हूं दोस्तों, जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह सर्वाधिक होती है। आपको एक प्रश्न और बता रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे। प्रश्न एक बार बन चुका है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो याद रखेंगे केवल हरे भरे पेड़ पौधे में होती है। याद रखेंगे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें ही होती है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए 20 नंबर की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आपका पारित हुआ था। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है दोस्तों? तो याद रखेंगे, सिंपली आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। या इसको आप लोग कहीं कहीं पे देखे होंगे 78.08% भी लिखा होगा। ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो याद रखेंगे 21%, या दोस्तों याद रखेंगे 20.95% इस
इसका करेक्ट मान होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको बताएगा। आर्गन की मात्रा पूछे वायुमंडल में 0.93% हो जाता है। CO2 की मात्रा पूछे 0.034% हो जाता है। इसी को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इनके नए नए प्रश्नों की शोध हुई है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बन चुके हैं। और याद रखिएगा, यूपी टेट का इतिहास बताता है कि बहुत से प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप प्रीवियस ईयर पर ज्यादा से ज्यादा कमांड करके ही आप लोग तैयारी करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। खेती की कटाई के बाद जमीन को कुछ साल खाली छोड़ने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, झूम खेती उसको बोलते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में झूम खेती होती है और याद रखेंगे यही है दोस्तों, खेती की कटाई के बाद उस जमीन को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, खाली छोड़ देते हैं और वहां पे कुछ पेड़ पौधे जम जाते हैं और उनको उखाड़ के जला के और इसके बाद बीज को छिड़क के झूम खेती को करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मेघालय, याद रखेंगे मेघालय को बिल्कुल ध्यान रखेगा। जो मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, आपका त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, उस सभी क्षेत्रों में आपका होता है क्या, झूम खेती दोस्तों। आगे देखते हैं, मच्छरों से होने वाला रोग कौन सा है? याद रखेंगे मलेरिया मच्छरों का ही जो होता है बीमारी होती है। डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। चिकनगुनिया बिल्कुल याद रखेंगे। ऐसा प्रश्न आपका बन जाता है कि निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले कौन से समूह है? तो मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सभी आपका मच्छरों से फैलते हैं, इस बात को याद रखेगा। चलिए 24 नंबर की बात करते हैं। मलेरिया की जो दवा होती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कुनैन। क्या बोलते हैं? एक बात को ये याद रखिएगा, मलेरिया की दवा को हम लोग प्यारे बोलते हैं कुनैन। किस पेड़ से प्राप्त होती है? याद रखेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह सिंकोना पौधे की छाल से बनाई जाती है कुनैन, जिसको हम लोग बोलते हैं मलेरिया की दवा। याद रखेंगे, और मलेरिया फैलता है मच्छरों को काटने से। याद रखेंगे, ये बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 25 नंबर की बात करते हैं। रक्त की कमी से होने वाला जो रोग होता है ना दोस्तों, उसको हम एनीमिया बोलते हैं। जो रक्त की कमी से होने वाला रोग होता है ये भी याद रखिएगा, एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया को दूर करने के लिए क्या हमें खाना चाहिए या कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए किसको दूर करने के लिए दोस्तों? एनीमिया। अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी हो गई है तो उसको एनीमिया का शिकार हो गया है वो। और इसको दूर करने के लिए क्या क्या? तो गुड़ हो गया, आंवला हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इनका सेवन करने से याद रखेंगे आपके अंदर क्या दोस्तों, ब्लड अर्थात खून की मात्रा बढ़ती है काफी तेजी से। आगे देखेंगे, 26 नंबर बात कर रहा है, भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में? याद रखेंगे शांत घाटी, याद रखेंगे जैव विविधता भी पूछे तभी भी, शांत घाटी पूछे तभी भी, और साइलेंट वैली पूछे तभी भी प्यारे। तीनों को याद रखेंगे। किसमें है दोस्तों? तो केरल राज्य में। कहां पे प्यारे? केरल राज्य में। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 27 नंबर की बात करते हैं कि पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? याद रखेंगे, जो पर्यावरण का दुश्मन होता है किस वृक्ष को कहा जाता है? तो याद रखेंगे यूकेलिप्टस सफेदा को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भूमि को, याद रखेंगे, उपजाऊ भूमि को यह बंजर में कन्वर्ट कर देता है या ऊसर भूमि में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है इसको सबसे अधिक आवश्यकता होती है किसको? जल की। याद रखेंगे, जल की बहुत काफी इसको आवश्यकता होती है किसको? यूकेलिप्टस को। इसको हम लोग आमतौर भाषा में सफेदा बोलते हैं, बात को याद रखेंगे। और इसको पर्यावरण का दुश्मन बोलते हैं, याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, 28 नंबर की बात करते हैं कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? खाद्य श्रृंखला जब आपको बता रहे थे तो वहां पे ही भी मैंने बता चुका हूं कि जो खाद्य श्रृंखला की जो आपका ऊर्जा का प्रवाह होता है खाद्य श्रृंखला में, वो एक दिशी होता है। याद रखेंगे। और लिंडमैन के ऊर्जा का नियम आप लोग पता है ना कि 90% ऊर्जा क्या हो जाती है दोस्तों? नष्ट हो जाती है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में, अगर कोई जीव एक दूसरे जीव को खा रहा है या उसका वह भक्षण कर रहा है तो केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये बात याद रखेंगे, लिंडमैन साहब ने बताया था। और लिंडमैन का नियम यही कहता है दोस्तों, तो याद रखेंगे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी होता है। चलिए 29 नंबर की बात करते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आपको बताया चुका हूं दोस्तों, रेड का मतलब लाल होता है, लाल का मतलब खतरा से है। और बिल्कुल आप लोग पर्यावरण अध्ययन अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा, रेड डाटा बुक। याद रखेंगे, डेटा का मतलब क्या होता है? विवरण होता है। बुक का मतलब किताब होता है। रेड मतलब खतरा, खतरे की किताब। किसके लिए दोस्तों? तो विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं के लिए। याद रखेंगे, विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं का इसमें विवरण होता है। और याद रखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक। चलिए आगे चलते हैं, 30 नंबर की बात करते हैं
जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, तो रोसेन ने किया था। किसने दोस्तों, तो वाल्टर जी रोसेन के द्वारा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न की। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, एक दो बार नहीं, तीन चार बार प्रश्न बन चुका है। चाहे आप 2011 से लेकर 2022 के प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, कई कई बार मिलेगा। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी में MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था दोस्तों, रिसाव हुआ था। और कहाँ पे, याद रखेंगे यह जहरीली गैस होती है। और याद रखेंगे 2 तारीख की रात्रि को, इसको कहते हैं 2-3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। याद रखेंगे काली रात के नाम से जानते हैं इसको, क्या किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे इसको हम लोग काली रात के नाम से जानते हैं। 2-3 दिसंबर की रात्रि को यह घटना हुई थी और काफी अपार जनधन की हानि हुई थी। इस बात को याद रखेंगे, भोपाल शहर में हुई थी यह घटना। आगे देखते हैं 32 नंबर की बात करते हैं। कोयला हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, के जलने से कौन सी गैस निकलती है। कोयला, पेट्रोल और डीजल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का रिसाव होता है। इस बात को याद रखेंगे, दोनों उत्पन्न होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसको CO बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो CO2 की अपेक्षा CO जो होती है ना, काफी जहरीली गैस होती है। याद रखेंगे यह वाहन के साइलेंसर से भी निकलती है। याद रखेंगे डीजल पेट्रोल के जलने से जो वाहन का साइलेंसर होता है ना प्यारे, काफी याद रखिएगा, ये जो वाहन का साइलेंसर होता है ना, उससे निकलती है आपका CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम हम लोग दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 33 नंबर की बात करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2014 को वर्तमान, उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री और इस समय भी है, याद रखेंगे, उनके द्वारा की गई थी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। कब दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, यह बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पश्मीना शाल किस जानवर के बालों से बनती है, ये प्रश्न आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे यह बकरी के बाल से बनती है पश्मीना शाल। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में एक बकरी पाई जाती है जो काफी ठंडे जगहों पर रहने के लिए परफेक्ट होती है, और उसके बालों से बनती है बकरी के, याद रखेंगे बकरी के, जिसको हम लोग चाथंगी बकरी के नाम से जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर आदि ठंडे जगहों पे पाई जाती है ये बकरी। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुक्कड़ कहाँ के लोगों की भाषा है, बात याद रखेंगे दोस्तों। तो जो कुक्कड़ है वह झारखंड में बोली जाती है। याद रखेंगे काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, झारखंड में बोली जाती है कुक्कड़ भाषा। आगे देखते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, वर्तमान समय में उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। आपको पता है कि ब्लड को लैंड स्टीनर ने 4 बराबर भागों में बांट दिया था, आपको बिल्कुल बातें पता होनी चाहिए। और ये बात ध्यान रखिएगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप, और उन्होंने बताया था कि जो AB ग्रुप होता है ना, ये सर्वग्राही होता है, मतलब सबसे ब्लड ये ले सकता है। और जो O होता है ना, ये सर्वदाता होता है, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है। ये बात याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 38 नंबर की बात करते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 39 नंबर की बात करते हैं, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है। याद रखेंगे जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस होती है, जिसको हम लोग CFC के नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन के नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं CFC। और याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, और इससे आपके घर से निकलती है और ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो ओजोन परत होती है यह समताप मंडल में पाई जाती है, ये बात को याद रखेंगे। और जो ओजोन परत होती है सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, UV रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ये बात को याद रखिएगा, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए एक बात और बता रहे हैं कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डाप्सन इकाई में मापते हैं। ये आपका प्रश्न बन चुका है किसमें दोस्तों, तो ओजोन परत की मोटाई को हम लोग किसमें नापते हैं, डाप्सन इकाई में मापते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं,
यहाँ पे है कि पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, बात को बताना है दोस्तों। जो पौधे का रसोई घर का मतलब ये है ना कि जो पौधे की कौन सी भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रोवाइड होती है या प्रोसेस चालू होता है, तो याद रखेंगे पत्तियों से। कहां से दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो पौधे का रसोई घर किसको बोलते हैं, तो पौधे की जो पत्तियां होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं पौधे का रसोई घर। इस बात को याद रखेंगे। चलिए 41 नंबर की बात करते हैं। 41 नंबर कह रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे सर फ्रेडरिक जी बैटिक और उनके सहायक चार्ल्स एच बेस्ट। याद रखेंगे बेस्ट, ये बात को याद रखेंगे, बेस्ट और बैंटिक के द्वारा की गई थी। किसकी दोस्तों, याद रखेंगे इंसुलिन की खोज की गई थी। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, याद रखेंगे विटामिन सी। खाद्य जो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है आपका विटामिन सी। और आपको बिल्कुल पता है कि विटामिन सी की खोज, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी आपको बिल्कुल पता है कि जो बालों का झड़ना, बालों का टूटना, और याद रखेंगे जो ओठों का फटना, ये सब आपके विटामिन सी की कमी से होता है। तो यही प्रश्न बना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बिल्कुल आपका विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। बात को याद रखेंगे। और खट्टे खाद्य पदार्थ जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, इसमें पाया जाता है आपका विटामिन सी परफेक्ट मात्रा में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं किसको किसान का मित्र कहा जाता है। बिल्कुल ये बात आपको बताना है। और सीटेट में केवल एक ही नहीं, किसान के मित्र दो हो जाते हैं। कौन कौन से, बिल्कुल देखिए। ये केचुआ, केचुआ को क्या बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं। और उसके साथ साथ और एक होता है जिसको हम लोग सर्प बोलते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए, एनसीईआरटी में अब इसका विवरण मिल रहा है। क्योंकि सर्प जो होता है वो चूहे को मार देता है, और जो चूहा होता है वो किसान की फसल को या उसके अनाज को नष्ट करता है। तो बिल्कुल जो ये बात को ध्यान रखेगा, किसको किसान का मित्र कहा जाता है, तो सर्प के साथ साथ केचुआ, दोनों को याद रखेंगे। केचुआ जो होता है ना, वो क्या करता है, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है। बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं ग्रह होगा, याद रखेंगे, ये प्रश्न को ध्यान रखेगा। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखेंगे सूर्यमंडल, जो आप सूर्यमंडल या सौर मंडल, इसको जो भी बोल सकते हैं आप लोग, बहुत जगह पे इसको सौर मंडल के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे सौर मंडल का पूछे या सूर्यमंडल का पूछे, दोनों बात वही है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखेंगे बृहस्पति है, क्योंकि इनके उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है। याद रखेंगे बृहस्पति, इनके उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा। अगर पूछे सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है। बिल्कुल, ग्रहों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 8 हो जाती है। बात को याद रखेंगे। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, तो याद रखेंगे बुध पास में ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और भोर का तारा शुक्र को, साय का तारा शुक्र को। लाल ग्रह किसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जो बिल्कुल जितने भी है ना, बिल्कुल ध्यान से चीजों को कवर करेंगे तो बिल्कुल आपको तरीके से चीजें मिल जाएगी। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह चीजों को ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिल्कुल असम की बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, असम में। याद रखेंगे बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम में। और याद रखेंगे यह जो कब गाया जाता है, जब फसल कटाई के समय बिहू लोक नृत्य को किया जाता है। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर की बात करते हैं। 46 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में वन महोत्सव के जनक कौन है। याद रखेंगे भारत में वन महोत्सव के जनक कौन है, तो याद रखेंगे के एम मुंशी को बोलते हैं। किनको दोस्तों, तो के एम मुंशी को वन महोत्सव का जनक बोलते हैं। बिल्कुल। आगे देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, ये बात आपको बताना है दोस्तों। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है कहां पर दोस्तों, इंद्रावती नदी पर है। आगे देखते हैं दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो याद रखेंगे जो दूध में पानी मिला दिया जाता है या दूध की जो शुद्धता की माप हम किससे करते हैं, तो लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे दोस्तों, तो याद रखेंगे लैक्टोमीटर से करते हैं। बात को याद रखेंगे, बात आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर की बात करते हैं। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण कब जोड़ा गया था। जो भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण शब्द जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे एक कब जोड़ा गया था, तो जो भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1976 में हुआ। तब इस शब्द को दोस्तों क्या किया गया था, ऐड किया गया था, जोड़ा गया था।
चलिए आगे देखते हैं ब्लू व्हेल क्या है दोस्तों, याद रखेंगे यह एक मछली का नाम है जो स्तनधारी है, जो बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के साथ साथ उसको दूध पिलाने का भी कार्य करती है। सबसे बड़ा ये स्तनधारी इसी को बोलते हैं, ब्लू व्हेल को, याद रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, 51 नंबर की बात करते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो शरीर का सबसे कठोर भाग की बात करेंगे दोस्तों, तो जो आपका जो दांत होता है ना, दांत में आपका दांत का इनेमल होता है ना, ये सबसे कठोर होता है। इनेमल जो कहां पाया जाता है दोस्तों, दांत में होता है। बात को याद रखेंगे, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं पौधे, याद रखेंगे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और किनको ग्रहण करते हैं, तो CO2 को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में हरित क्रांति, याद रखेंगे जो हरित क्रांति होती है ना, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है ये आपको बताना है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करेंगे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों, 53 नंबर की बात करेंगे तो भारत में जो हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति के जो जनक है ना, वह आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अब हम बात करेंगे विश्व जैव विविधता, याद रखेंगे जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, 22 मार्च को क्या मनाते हैं आप लोग बताइएगा, और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं। यह सीक्वेंस आपको मैं एक बार बताया था। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों, जल दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को जब मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम में है। कहां पे दोस्तों, सिक्किम में। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। 56 नंबर की बात करते हैं, जो केचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, बिल्कुल आपको बताया है, क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। इस कारण केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। उसके साथ साथ सर्प को भी कहा जाता है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, आपको बात करते हैं 57 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना, इसको हम लोग जिगर या लीवर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, लीवर के नाम से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, याद रखेंगे भोपाल गैस त्रासदी 1984 में 2-3 दिसंबर की रात्रि को हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की रिसाव हुआ था, अपार जनधन की हानि हुई थी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पर्यावरण का आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है, यूकेलिप्टस सफेदा को कहा जाता है, अभी आपको बता दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे अब हम बात करते हैं, बिल्कुल ये तो हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है, ग्रह है ये ग्रह नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, जिसको वरुण बोलते हैं या नेपच्यून के नाम से जानते हैं, सबसे ठंडा ग्रह इसको बोलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, याद रखेंगे गंगा नदी 2525 किलोमीटर, ये सबसे लंबी नदी है, ये बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग याद रखेंगे बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, याद रखेंगे विटामिन के की कमी से रक्तस्राव नहीं रुकता है। और याद रखेंगे विटामिन के जो होता है वह ब्लड को थक्का बनाने में मदद पहुंचाता है या सहायता करता है या मदद करता है। बिल्कुल याद रखेंगे विटामिन के, बिल्कुल तरीके से चीजों को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे अब हम 63 नंबर की बात करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 21%। बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों, याद रखेंगे 21% या 20.95%, या इसको नियर अबाउट हम बोलते हैं 21%, इस बात को याद रखिएगा। चलिए केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है, याद रखेंगे कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जाना जाता है केदारनाथ अभ्यारण्य। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वह जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए लाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखेंगे यह सुरक्षा से संबंधित है, याद रखेंगे सुरक्षा से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों पर काम करें, इस पर आया था आपका क्योटो प्रोटोकॉल, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है।
और आप लोग हमको बताएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और चलिए आगे चलते हैं। जो आपका यहाँ पे कि मिनमाता रोग किसका कारण हो जाता है, बात याद रखेंगे। तो याद रखेंगे जल के अंदर अगर Hg पारा की मात्रा, मरकरी की मात्रा घुल जाए तो उसके कारण होता है आपका मिनमाता रोग। याद रखेंगे पारा लिखा हो तब भी, आपका Hg लिखा हो तभी भी, और याद रखेंगे मरकरी लिखा हो तभी भी प्यारे, सभी को ध्यान रखिएगा। पारा, Hg और मरकरी के जल में घुलने के कारण मिनमाता रोग होता है, बात को याद रखिएगा। चलिए इते इते या इसको इटाई इटाई रोग बोलते हैं, किस तत्व के कारण होता है। तो याद रखेंगे कैडमियम के कारण होता है आपका इते इते या आपका इटाई इटाई रोग। आगे देखते हैं, अगला है भारत का सबसे बड़ा रिजर्व कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे कौन सा, टाइगर रिजर्व कौन सा है, बाघ रिजर्व कौन है, सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन है। तो याद रखेंगे सबसे पहले बात को ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। नागा अर्जुन सागर जो आपका श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, बात को याद रखेंगे। टाइगर स्टेट के नाम से किसको जानते हैं, तो याद रखेंगे एमपी को, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 69 नंबर की बात करते हैं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा है। तो ऊर्जा का पिरामिड आपको बिल्कुल पता है कि हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है प्यारे, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। आगे देखते हैं कि भारत में वृक्षों का आदमी किसे बोलते हैं। तो याद रखेंगे भारत में वृक्षों का आदमी किसे बोलते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा को। क्यों, क्योंकि वृक्ष को कटने से बचाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास और मेहनत किया था। और उत्तराखंड का चमोली जिला का रेडी गांव, वहीं से हुआ था चिपको आंदोलन, और वृक्षों का आदमी तभी से इनको मान्यता दी गई है या इनको उपाधि दी गई है। आगे देखते हैं कि आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है। आंवला खट्टा होता है, खट्टे में विटामिन सी पाई जाती है, बिल्कुल। आगे चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 72 नंबर की बात करते हैं। लाइकेन किस प्रकार के उत्पाद के सूचक का संकेतक है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे सूचक का मतलब क्या होता है। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, और लाइकेन जो होता है ना, वो किसकी सूचना देता है, यह प्रदूषण की सूचना देता है। याद रखेंगे वायु प्रदूषण की सूचना देने वाला जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और यही जो होता है सूचक या संकेतक किसका, वायु प्रदूषण का, एयर पॉल्यूशन का। चलिए आगे देखते हैं, 73 नंबर की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, ये बात याद रखेंगे, 10 केजी का फूल है, याद रखेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जिसको हम लोग बोलते हैं रैफ्लेशिया। क्या बोलते हैं प्यारे, रैफ्लेशिया बोलते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल इसको हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं, 74 नंबर की बात करते हैं। भारत में जल पुरुष किसे बोलते हैं। आपको मैंने बताया कि सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष पुरुष के नाम से जानते हैं, और जल पुरुष किसे बोलते हैं, तो राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। मिस्टर राजेंद्र सिंह को हम क्या बोलते हैं प्यारे, जल पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं किनको, राजेंद्र सिंह को। और याद रखेंगे वृक्ष पुरुष किसके नाम, किनको उपाधि दी गई है, तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी को दी गई है। चलिए आगे चलते हैं, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। जो नीली क्रांति है वह आपका मत्स्य पालन या मछली उत्पादन से है प्यारे। आगे देखते हैं, 76 नंबर की बात करते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 77 नंबर की बात करते हैं, जो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बिल्कुल बताना है दोस्तों। जो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका राजस्थान में है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, ठीक है। आप बताइएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। चलिए आगे देखते हैं, 78 नंबर की बात करते हैं। केदारनाथ तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर है, तो याद रखेंगे मंदाकिनी नदी। किस नदी पर दोस्तों, याद रखेंगे जो केदारनाथ तीर्थ स्थल है वह आपका मंदाकिनी नदी पर है, इस बात को याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, और बिल्कुल आपको पता है ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज की, तो याद रखेंगे भाग 9 में। कहां पे दोस्तों, भाग 9 में, और अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन आपको मिलेगा। चलिए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, बिल्कुल अभी आपको बताया ही है। आगे देखते हैं, विश्व वन्य जीव कोष। याद रखेंगे विश्व वन्य जीव कोष, जिसको हम लोग WWF के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। याद रखेंगे इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो विशालकाय पांडा। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे विशालकाय पांडा है, ये याद रखेंगे विश्व वन्य जीव कोष का क्या दोस्तों, प्रतीक चिन्ह। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है दोस्तों, तो भारत में जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वह आपका गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद में भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र, इस बात को याद रखेंगे।
कौन सी गैस जो होती है वो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाती है, ये आपको बताना है। तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सी गैस मदद करती है, तो एथिलीन गैस। कौन सी गैस दोस्तों, एथिलीन गैस जो होती है वह फलों को प्राकृतिक रूप से पकाती है या पकाने में मदद करती है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं। तो जो ध्वनि की तीव्रता होता है वो ऑडियोमीटर से हम लोग मापने का काम करते हैं। और किसमें नापते हैं ये प्रश्न होता है तो डेसिबल में मापते हैं। ये भी बात को आपको जो लोग याद रखेगा, दोनों को याद रखेगा। नापने का काम करते हैं ऑडियोमीटर से और किसमें नापते हैं तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है प्यारे, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत कम समय में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजों को मैंने कवर करा है अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना दोस्तों, तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने जितने भी संबंधित होंगे ना उनको एक क्लिक से वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण में 3R का क्या मतलब होता है, 3R का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। और काफी महत्वपूर्ण है ये, इसमें तो नहीं बना लेकिन कई बार ये प्रश्न बन चुका है कहीं ना कहीं पे। इसका मतलब होता है ना, याद रखेंगे, इसमें रिड्यूज, इसका मतलब होता है कम करना, मतलब कम उसका प्रयोग करना और पुनः उसका उपयोग करना। और याद रखेंगे पुनः चक्रण करना, मतलब देखिएगा रिड्यूज, ये रीयूज और रिसाइकिल, याद रखेंगे इनका मतलब यही होता है। तो मतलब किसी भी सामान का कम से कम हम लोग प्रयोग करें, उसका पुनः हम उपयोग करने की क्षमता रखें और याद रखेंगे वह जब नष्ट हो जाए तो पुनः चक्रण में उसका हम लोग प्रयोग करें, यही इसका मतलब होता है। इसको बोलेंगे रिड्यूज और आपका रीयूज और रिसाइकिल, 3R का यही मतलब है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो इसको याद रखेंगे नीलगिरी को बोलते हैं। 1986 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी, भारत का पहला जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, बिल्कुल 206 होती है, बात को याद रखेंगे। ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा है, बिल्कुल बता दीजिएगा दोस्तों, गंगा नदी के किनारे। ऋषिकेश कहाँ पे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है। हवा में मौजूद जो नमी होती है उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल आपको पता है कि जो नमी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। आर्द्रता या घनत्व के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बिल्कुल तरीके से चीजों को समझेंगे समझ जाएंगे। हवा में जो मौजूद नमी होती है इसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखेंगे जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग एडवर्ड सुयस के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा दोस्तों, एडवर्ड सुयस के द्वारा किया गया था। 91 नंबर की बात करते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, बताना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, लखीमपुर खीरी में है ये आपका स्थित कौन दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे एक अभ्यारण्य है जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। कहाँ पे दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो मृदा विज्ञान बोलते हैं। यह बात को याद रखेंगे, मिट्टी के अध्ययन को। चलिए आगे देखते हैं, 93 नंबर की बात करते हैं कि जो आपका सह्याद्री पर्वत किसे कहा जाता है, बात को याद रखेंगे। तो जो आपका सह्याद्री पर्वत है दोस्तों वह पश्चिमी घाट को बोलते हैं, जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस बात को याद रखेंगे, सह्याद्री पर्वत याद रखेंगे, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, जापान को बोलते हैं। और याद रखें सबसे पहले भारत में सूर्य कहाँ पे उगता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में उगता है। कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। या भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। और सबसे कम की बात करें दोस्तों, याद रखेंगे आपका हरियाणा में। क्यों, क्योंकि यहाँ के किसान ज्यादा से ज्यादा वनों की कटाई करके और उस पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, कृषि करने का काम कर रहे हैं। इसके कारण यहाँ पे वन कम पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, ये आपको बताना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखते हैं सी टेट में भर भर के आता है। सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार की बात करें दोस्तों, तो स्कंदगुप्त और याद रखेंगे रुद्र दमन ने कराया था। किसने दोस्तों, स्कंदगुप्त और रुद्र दमन ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आगे देखते हैं, एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल आप लोग को पता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे दोस्तों, असम में, वहीं पे पाया जाता है एक सिंग का गैंडा। आगे देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है, याद रखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है मेधा पाटकर का नाम। और याद रखेंगे इन्हीं को श्रेय जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन का। चलिए
आगे चलते हैं, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखेंगे गोल्डमैन पुरस्कार जो होता है ना दोस्तों, वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। आगे देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। क्या दोस्तों? सिस्मोग्राफ यंत्र का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे, जो भूकंप लेख मापी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्मोग्राफ होता है। इसके मापने का जो तीव्रता मापने का यंत्र होता है, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को हम मापते हैं सिस्मोग्राफ के नाम सिस्मोग्राफ के यंत्र से। इस बात को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, आपका है 101 नंबर का जंगली गधों का अभ्यारण्य। हम आपको बताए थे गुजरात में है, याद रखेंगे। जंगली गधों का अभ्यारण्य कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है किससे? कार्बन डेटिंग का संबंध किससे? बिल्कुल बताना दोस्तों। जो कार्बन डेटिंग होता है यह आयु मापन में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें दोस्तों? याद रखेंगे, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्यारे आयु मापन में। कहाँ पे? आयु मापन में करते हैं। कहाँ पे? आयु मापन, यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं आयु मापन में। किसके आयु मापन में? तो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में हम प्रयोग करते हैं किसका? कार्बन डेटिंग का। आगे देखते हैं, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? आपको बिल्कुल पता है कि संविधान सभा ने बिल्कुल जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उससे 2 दिन पहले संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। और तभी संविधान सभा ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान को, जनगण मन अधिनायक जय को राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया। ठीक है, चलिए इस बात को याद रखेगा। आगे देखते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। बिल्कुल 104 नंबर को बताएगा कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की जो बढ़ती सांद्रता होती है ना दोस्तों, उसको हम लोग बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को कहते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे दोस्तों? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। कहाँ पे दोस्तों? तो नीदरलैंड के, याद रखेंगे, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है क्या दोस्तों? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। 106 नंबर की बात करते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने संबंधित होती है? याद रखेंगे, भारत में प्रदूषण मापने का जो कार्य करती है ना, वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करती है। ये बात को याद रखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करती है। इस बात को याद रखेंगे, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, 107 नंबर की बात करते हैं, कोटोपॉक्सी। जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि जो कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहां पे दोस्तों? तो एंडीज में। कहां पे प्यारे? एंडीज में, जो आपका प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना हुआ है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखेंगे, जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न बन चुका है। आगे देखते हैं, ध्रुव तारे कहा जाता है किसको? तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा के नाम से हम लोग जानते हैं। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा के नाम से हम लोग जानते हैं। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब दोस्तों? तो याद रखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ये बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कम समय में चीजों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और ये प्रश्न आपके लिए काफी काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। किनके किनके दो पक्षों के मध्य हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था लखनऊ समझौता 1916 में। कांग्रेस और किसके बीच? मुस्लिम लीग के बीच। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं 113 नंबर प्रश्न की। 113 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना दोस्तों कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है वह कौन सा है? क्षोभ मंडल है। वायुमंडल का सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। उससे ऊपर जाते हैं तो आपका समताप मंडल है। बिल्कुल याद रखिएगा। इससे ऊपर जाते हैं तो आपका मध्य मंडल आता है और इसके ऊपर जाते हैं तो आपका आयन मंडल आता है और इसके ऊपर जाते हैं तो आपका बाह्य मंडल आता है। ये बात याद रखेंगे, 5 बराबर भागों में ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न बनता है क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं, बादल का बनना, कोहरा का बनना, कुएसा का, सब चीजें यही पे होती है। समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं, ओजोन परत पाई जाती है। आगे देखते हैं, मध्य मंडल ठंडी परत के नाम से जानी जाती है। उल्का पिंड यहीं पे जलकर नष्ट हो जाते हैं।
आगे देखते हैं आयन मंडल की बात करेंगे, रेडियो तरंगे यहीं पे चलती है, इस बात को याद रखेंगे। वायुमंडल अक्रिय गैसों का समूह यहीं पे देखने को मिलता है। आगे देखते हैं भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब दोस्तों? तो 11 दिसंबर सन 2002 को आपका भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम आपका पास किया गया था। 115 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया जो होती है वह पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, मतलब पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, उस कृषि को क्या बोलेंगे? जैविक कृषि बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कीटनाशक दवाओं, खादों, बीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैविक खेती जो होती है ना, यह काफी अच्छा होती है पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे अब हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड से है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड से। WWF से क्या आशय है? WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, इसको याद रखिएगा। ये WWF का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न आपका बन चुका है, कुछ भी दे सकता है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से बहुत प्रश्न पूछता है। फूलों की घाटी कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में है। आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में है। आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? तो आपका उत्तराखंड में, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 119 नंबर की बात करते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके सुरक्षा के अकॉर्डिंग यह जो अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, इसी को बोलते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 में लागू हुआ। 120 की बात करते हैं, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को यूएसएसआर से लिया गया है। कहां से दोस्तों? तो यूएसएसआर से लिया गया है। आगे देखते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? प्रश्न आपका बन चुका है, बिल्कुल ये आपका प्रीवियस ईयर का है। तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता पूछा है, तो जो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है ना, उसको हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मांसाहारी बोलते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन चुका है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे करते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? बिल्कुल आपको बताया, शांत घाटी केरल में, साइलेंट वैली में, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एलपीजी के संदर्भ में क्या सही है? आपका प्रश्न बन चुका है। तो एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन होता है, या नीले ज्वाला के साथ जलने वाला होता है, और इसका ऊष्मीय मान क्या होता है दोस्तों? काफी उच्च होता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों हो जाते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं मकर रेखा, याद रखेंगे। यहाँ पे प्रश्न 125 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मकर रेखा है। मकर रेखा किसे कहते हैं? तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। बिल्कुल, जब आप लोग ऐसे ग्लोब देखे होंगे, बीच में आपका विषुवत रेखा मिल जाता है, और आपको बिल्कुल पता है कि ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है। अब इसके 23.5 डिग्री नीचे आइएगा तो आपका क्या होगा? मकर रेखा। ऊपर जाइएगा तो आपका क्या होगा दोस्तों? कर्क रेखा होगा। यहाँ पे 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो आपको कर्क रेखा मिलेगा, और 23.5 डिग्री नीचे आइएगा तो आपको क्या मिलेगा? तो मकर रेखा मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग बिल्कुल आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये कई बार बन चुका है। कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है? तो आपका पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। आगे देखते हैं, आपका प्रश्न है कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, वन महोत्सव सप्ताह की बात करें तो याद रखेंगे, अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आपका वन महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। किसके रूप में? वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का इस जो दिन होता है, या वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, यदि जैव मंडल में CO2 को हटा दिया जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होगा कौन दोस्तों? जो उत्पादक होगा वही प्रभावित हो गया है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं या CO2 के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। तो यदि जैव मंडल से आप CO2 को हटा देंगे तो जो आपके उत्पादक होंगे, जो आपके पेड़ पौधे होंगे, वो प्रभावित होंगे। आगे देखते हैं, ओजोन परत में छिद्र करने के लिए किस देश का अधिक योगदान रहा है? तो याद रखेंगे, अमेरिका से, क्योंकि आपको पता है कि CFC गैस से सबसे ज्यादा हानि होती है किसकी दोस्तों? ओजोन परत की। और ओजोन परत याद रखेंगे, CFC गैस का सबसे ज्यादा जो उत्पन्न करता है वो कौन सा देश करता है? तो आपका अमेरिका करता है। कौन दोस्तों? अमेरिका करता है, इस बात को याद रखेगा।
चलिए आगे देखते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। बताना दोस्तों, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, बता चुके हैं। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है, ये आपको बताना है। विश्व वन्य जीव निधि का जो शुभंकर या चिन्ह है वह पांडा, विशालकाय पांडा के नाम से हम जानते हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो नॉर्वे में। याद रखेंगे, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा बिल्कुल याद रखेंगे, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। कहीं कहीं पे 5.2 भी आपका पीएच मान लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसका पीएच मान करेक्ट 4.2 से लेकर 4.4 के मध्य आप लोग याद रखेगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में पूरे आप लोग कितने प्रश्नों को कवर किए, बिल्कुल इतना जो पीपीटी था आप लोगों ने कवर किया। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। बिल्कुल वीडियो को क्या करिएगा दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने के बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दीजिए आज की वीडियो में विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।